Assalamu alaikum. This is Hyderabad, your course instructor for data structure, algorithm, and analysis. In this lecture 1, we will cover data and information, data structure, operations on data structure, algorithm, and algorithmic notations. So, what is data? Data consists of values or a set of values collected for specific purpose. These are the raw facts. The facts may be about human beings, natural phenomenon, ideas, etc. वो ये कह रहा है कि जो डेटा होगा वो कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी फिनोमेनन से रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग होती है, हमारे वर्ल्ड वाइड हमारे पास सेंसर्स लगे हुए हैं डिफरेंट एरियाज में। वो सेंसर्स क्या है, रियल टाइम पर हमें वैल्यूज कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मेन सर्वर में। अब वो जो डेटा वो वैल्यूज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इटसेल्फ तो हमारे लिए यूजलेस है, वो हमारा डाटा कहलाएगा। लेकिन जब हम उस डेटा को ऑपरेट करेंगे, हमारे पीछे बैकएंड पे कंप्यूटर्स होंगे, उन डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि हमारे फिर वो एरिया वाइज, फिर कंट्री वाइज, फिर वो हमें फाइनल वैल्यू देंगे कि भाई आज जो है, या आज शाम को या कल सुबह तक हमारी जो वेदर का डिग्री है सेल्सियस है वो इतना होगा, और प्रिडिक्ट करेंगे आज को देखते हुए कि कल इतना होगा। तो हमारे पास वो जो प्रोसेस डेटा होगा हम उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे। These may consist of numeric values, characters, pictures, sounds or any combination of these. यानी डेटा में हमारे वैल्यूज भी हो सकती हैं, कोई कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर, साउंड्स और इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के भी हो सकता है। A single unit of values in a data is called the data item and the processed data that gives useful meaning is called information. वही डेटा के ऊपर जब हम प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है हमारे लिए, जिसको हम उसकी बेस पे कुछ ना एक्ट कर सकते हैं। जैसे वेदर का कहा कि सेंसर से जो वैल्यूज आ रही हैं वो इटसेल्फ हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन जब कंप्यूटर ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेगा फिर हमें वो फाइनल बताएगा कि इस वक्त इतनी डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, वो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है। The collected data is organized into a hierarchy of field, records, and files. The basic terminologies that are used in the data structures are defined below. जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं हम उसको एक हिरारकी में स्टोर करते हैं। सबसे पहले सिंगल एलिमेंट, देन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, देन उनका कॉम्बिनेशन, देन फील्ड, देन रिकॉर्ड्स, जो कि हम आगे डिटेल में देखते हैं। सब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास जो 0 1 वैल्यूज हैं ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट्स हैं जिनको हम एंटिटीज भी कहते हैं, एक 0 एक 1, ये एक वैल्यूज है हमारे पास। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक फील्ड बनेगी। व्हाट इज फील्ड? A single unit information is called field. For example, name, address and date of birth represent the field. हमारे पास कोई भी जो हमारे पास फिजिकल नाउन होगा, फिजिकल एंटिटी होगी, हम उसको सिंगल यूनिट इंफॉर्मेशन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड। जैसे बच्चे का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का रोल नंबर, ये एक फील्ड करवाएगी जो एक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी। देन हमारे पास आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब उन्हीं फील्ड्स को कंबाइन करके मैं एक रिकॉर्ड बना दूंगा। जैसे किसी स्टूडेंट का मुझे कहा जाए कि इसका रिकॉर्ड निकाल कर दें, तो उस रिकॉर्ड में क्या होगा? कई फील्ड्स होंगी, जैसे कि उसके रोल नंबर की फील्ड, उसके नेम की फील्ड, एड्रेस की, सेल नंबर की। तो फील्ड्स के कम्बिनेशन से हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं। एंड व्हाट इज फाइल? द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। और अब हमने चूंकि एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कंबाइन करें और उसको एक जगह पर स्टोर करें, तो वो जिस स्ट्रक्चर में हम स्टोर करेंगे हम उसको कहेंगे फाइल। अब उस फाइल के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। व्हाट इज प्राइमरी की? A field that may uniquely determine the record in a database is called the primary key, and the values in the key fields are called the keys or key values. अब जैसे आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा है, एक फाइल है स्टूडेंट का जिसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट के, 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं। अब मैंने कैसे किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है? अब अगर मैं नेम की फील्ड ले लेता हूँ तो नेम, ऐसा पॉसिबल है कि कई स्टूडेंट्स हों जिनके सेम नेम हो, तो नेम की बेस पर तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, किसी यूनिकली किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अगर मैं उसकी सिटी को ले लेता हूँ तो सिटी में भी पॉसिबल है कि कई स्टूडेंट्स हों जो सेम सिटी में हो, तो मैं स्टूडेंट्स की बेस पर भी नहीं कर पा रहा। और अगर मैं कोई और फील्ड लूँ अदर देन न्यूमेरिक,
तो उसमें भी यूनिकली नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर मैं इंटीजर ले लेता हूँ जैसे रोल नंबर, तो रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक है। सीएनआईसी नंबर ले लेता हूँ, सीएनआईसी नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक है, वो किसी का किसी और को साइन नहीं हो सकता। तो चूंकि उसकी बेस पर मैं यूनिकली स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा कि ये जो मेरी फील्ड है ये मेरी प्राइमरी की है। तो जैसे अब यहाँ पर ये फिजिकल देखें कि मेरा एक फील्ड है और एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, और देन मैंने एक फाइल बनाई जिसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। नाउ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? A data structure is a collection of basic data types combined according to the rules of programming languages to create new user-defined data types. Thus, by creating a data structure, a programmer has the facility to create a data type according to specific needs. होता क्या है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यानी अगर हमने जब भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना है तो हमें उसको किसी ना किसी कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हमने स्टोर करना है। कई स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको बिल्ट इन मिल जाते हैं। जैसे अगर हमने एक इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम एक इंटीजर की डाटा टाइप लेंगे, उसमें स्टोर करेंगे। अगर हमने किसी का नेम स्टोर करवाना है तो हम स्ट्रिंग की डाटा टाइप या करेक्टर की डाटा टाइप लेंगे और उसमें स्टोर करेंगे। तो इसी तरह समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इनके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसा डाटा का स्ट्रक्चर बन जाता है कि जो इन प्री डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर में हम स्टोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग्स को यूज करते हुए एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे स्पेसिफिक नीड के मुताबिक हम अपना डाटा स्टोर कर पाएंगे। उनको हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। There are many ways to organize data. The possible way in which data items are logically related and organized is called the data structure. यानी data structure की क्या definition है कि जिसके अंदर हम data को logically related and organized form में store कर सकें, ऐसे structure को हम data structure कहेंगे। To understand the logical relationship between data items, you must understand the data itself. जाहिर सी बात है, अगर आपको data की understanding होगी तो ही आप उसका structure भी design कर पाएंगे। Data consists of elementary items. A data item consists of single elements such as integer, character, combinations of bits. हमारा को जो डाटा है वो इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब आप यही देख लें कि एक इंटीजर का स्ट्रक्चर होगा, डाटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और एक करेक्टर का, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो मेरे लिए यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ सके। To solve a specific problem, the data is organized in such a manner that its elements can be accessed easily. अच्छा, हम ये सारा काम किस लिए करते हैं? जो स्ट्रक्चर्स, डाटा स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, ये सारा काम इसलिए करते हैं ताकि हमको, हमारे प्रोग्राम को, हमको जब भी ज़रूरत पड़े हम मैक्सिमम इजी वे में, सबसे फास्टली और इजी वे में डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो डाटा स्ट्रक्चर में हमारा इस सब्जेक्ट में मकसद यही है कि हमने ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है, जिसके ज़रिए हम डाटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकें, एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट भी कर सकें। Primitive or non-linear data structures. The data structures whose elements are arranged in a non-linear or non-sequence form are called non-linear data structures. For example, trees and graphs. यानी कि हमारे पास अब ये हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। These are the separate complete chapters. तो वो यहाँ पर सिर्फ इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डेटा एक सीक्वेंस में नहीं स्टोर होता, ना किसी पैटर्न के मुताबिक स्टोर होता है, और रैंडमली डाटा होता है। वो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम नॉन लीनियर या प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और सिमिलरली ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स जिनमें डाटा एक सीक्वेंस के साथ एक पैटर्न से स्टोर किए जाते हैं और जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक पैटर्न से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, उन डाटा स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिनमें मेनली हमारे पास अरेज, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक्स वगैरह आते हैं, और ये सारे हम डिटेल में आगे अपने सब्जेक्ट में कवर करेंगे। अब हमारे पास, जब हमने एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, हमारे पास डाटा उसमें स्टोर हो गया तो हमने क्या करना है? उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब ये वो मेन ऑपरेशन है जो हम इस पूरे डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में हर डाटा स्ट्रक्चर पर लाजमन परफॉर्म करवाएंगे और उनकी एफिशिएंसी भी चेक करेंगे। वो कौन से हैं? A data structure is created to define and process complex data. The data in a data structure is processed using certain operations. ठीक है, डाटा जब भी प्रोसेस किया जाएगा सर्टेन ऑपरेशंस के थ्रू। सम कॉमनली आर यूज्ड आर, पहला ऑपरेशन है इंसर्टिंग का। एडिंग अ न्यू डाटा आइटम इनटू डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंसर्टिंग। जब भी हम कोई भी डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को इंसर्ट करेंगे, न्यू आइटम, सिंगल आइटम,
को इंसर्ट करेंगे उस ऑपरेशन को हम इंसर्शन का कहेंगे. देन सेकंड इज डिलीटिंग. रिमूविंग अ डाटा आइटम फ्रॉम अ डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिलीटिंग. ये हमारा सेकंड ऑपरेशन हो गया. थर्ड इज सर्चिंग. Finding specific data item in a data structure is called searching. ठीक है, यानी हमने डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा इनपुट कर दिया अब उसमें हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करना है तो हम इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, सर्चिंग. फोर्थ वन इज ट्रैवर्सिंग. एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड और आइटम इन अ डाटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. इट इज आल्सो कॉल्ड विजिटिंग. सम एक ये ट्रैवर्सिंग ऐसे ऑपरेशन है जिसके अंदर हमने वन टाइम अपने तमाम डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है. अब वो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास अरे है और उसके अंदर आपके पास डेटा स्टोर है 5 स्टूडेंट्स का, उनके सब नेम्स हैं, और मैं आपको कहूँ कि मुझे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है इस तरह का कि भाई मुझे कोई एक नेम ढूंढ कर दो या इस तरह से रिलेटेड या डिलीट करके दो या इंसर्ट करके दो, मुझे बस पांचों के नाम प्रिंट कर दो. तो आपने ऐसे चुन के डाटा के साथ ऑपरेशन तो कोई परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वन टाइम आपने विजिट सबको किया. तो ऐसे कोई भी ऑपरेशन जिसके अंदर वन टाइम तमाम डाटा की विजिटिंग हो, एक्सेस करना हो वन टाइम, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. फिर अब जैसे अगर मैं आपको प्रिंटिंग का कह रहा हूँ तो हमारे पास प्रिंटिंग में ट्रैवर्सिंग का भी ऑपरेशन आएगा, ठीक है, और गेटिंग का इन्फॉर्म प्रोसेस भी आएगा. हमारे पास सब फिफ्थ ऑपरेशन है हमारे पास सॉर्टिंग. अरेंजिंग डाटा आइटम्स इन अ डाटा स्ट्रक्चर इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग. जब हम किसी तरतीब से डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को डालेंगे उस चीज़ को हम कहेंगे सॉर्टिंग. अब हमारे डाटा स्ट्रक्चर में डाटा मोस्टली अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता, हम उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सॉर्टिंग का, जिससे हम उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम स्मॉलर टू हायर या फ्रॉम हायर टू स्मॉलर. इस ऑपरेशन को हम सॉर्टिंग कहेंगे. देन हमारे पास सिक्स्थ ऑपरेशन है मर्जिंग. Combining two lists of data items into a single data item is called merging. यानी हमारे पास दो डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें दो आइटम्स होंगे डाटा का, लिस्ट होगी हमारे पास डाटा की, यानी कि एक पूरे एक लिस्ट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम है और एक लिस्ट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं. तो हमने उनको ऐसे कंबाइन करना है कि हर रोल नंबर के आगे उसी स्टूडेंट का नाम हो जिसका वो रोल नंबर है. तो ऐसे दो लिस्ट को जब हम मर्ज करेंगे तो इस ऑपरेशन को हम मर्जिंग का नाम देंगे. The operations through which data structure is created is called the creation, and similarly, operation through which data created is called data destroyed or removed is called destruction operation. यानी अभी जो पहले हम ये जो हमने पढ़ा था डिलीटिंग का, ये था डेटा को डाटा स्ट्रक्चर में से डिलीट करना. यहाँ पर जो बात की उसने पूरे डाटा स्ट्रक्चर को ही क्रिएट या डिलीट करने की बात की है. And the last topic of this lecture is algorithm and algorithmic notations. What is algorithm? A step-by-step procedure to solve a particular problem is called algorithm. यानी अगर मेरे पास रियल लाइफ में कोई भी इशू आता है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या कहूँगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाऊंगा कि पहला स्टेप मैं ये परफॉर्म करूंगा, दूसरा ये, थर्ड ये, तो फाइनली जाके मेरा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. तो कोई भी प्रॉब्लम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं, सॉल्यूशन को. The algorithmic notations are used to represent different steps in the solving problem. अब वो जो हमने steps हैं एल्गोरिदम के फॉर्म में, जब हमने उनको प्रेजेंट किस तरह करना है, यानी क्या नोटेशंस किस चीज़ के लिए क्या सिंबल होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम एल्गोरिदमिक नोटेशंस कहते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं. It is the general solution of the problem. After solving the general solution, the program is written in a programming language by following the given algorithm. अच्छा, जो एल्गोरिदम होगा वो एक जनरल सोल्यूशन होगा, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा, वो हमारी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा जिसे कोई भी दूसरा शख्स पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है. और वो जब उसमें सारी लॉजिक होगी, यानी किस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, देन हम वो जो सोल्यूशन हमने एल्गोरिदम क्रिएट किया है, बनाया है, वो हम किसी भी प्रोग्रामर को जाके दे देंगे, वो चाहे किस मर्जी लैंग्वेज में उसको कोड कर दे. तो हमारा क्या होगा, अब वो जो हो कहलाएगा वो प्रोग्राम कहलाएगा. जब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है तो वो एल्गोरिदम है, सिंपल, और जब हम उसे कोड कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा. An algorithm consists of several parts and different types of statements which are explained below. सबसे पहला है name of algorithm. Every algorithm is given a name that represents the purpose of algorithm. For example, an algorithm to find a sum of two numbers is given the name sum.
हर एल्गोरिदम जो बनाया जाता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो वो बताया जा उसी तरह उसका नाम रखा जाता है, और वो वही नाम रखा जाएगा जो वो एल्गोरिदम कर रहा होगा। अब जैसे दो नंबर्स हैं, मुझे उनकी एडिशन करनी है, तो जो एडिशन का ऑपरेशन होगा होगा तो उस एल्गोरिदम को मैं एडिशन का नाम दूंगा, ऐड का नाम दूंगा, या सम का नाम दूंगा। और इसी तरह एल्गोरिदम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एन अरे इज द नेम गिवन मैक्स। यानी अब इस एल्गोरिदम को मैं मैक्स का नाम दूंगा तो वो मुझे जो भी अरे होगी उसमें से मैक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये हो गया पहली नोटेशन, नेम। सेकंड इज इंट्रोडक्टरी कमेंट। The algorithm name is followed by a brief description of the tasks that the algorithm performs। जब हम जहां पर नेम लिखेंगे ना एल्गोरिदम का, जैसे मैक्स था जो मैक्सिमम नंबर देगा, तो वो हम आगे उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी देंगे वन लाइन में कि मैक्स, आगे ब्रीफ कमेंट में लिखेंगे कि रिटर्न्स मैक्स मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अरे। इससे यूजर को पता चल जाएगा कि मैंने इनपुट में अरे देनी है, और अगर वो इंटीजर टाइप का लिखना है तो हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम इंटीजर अरे। यानी उस छोटी सी ब्रीफ एक स्टेटमेंट से पढ़ने वाले को आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म का डेटा मैंने इनपुट करना है और किस किस्म की ये मुझे आउटपुट रिटर्न करेगा। क्योंकि खाली नेम इज नॉट कंप्लीटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, 100% उनका उसका मीनिंग कन्वे नहीं होता, थोड़ी सी जो हिडन डिटेल्स होती हैं वो आपको इस इंट्रोडक्टरी कमेंट में आप डालते हैं। देन हमारे पास आता है द मेन नोटेशन स्टेप्स। द एल्गोरिदम कंसिस्ट ऑफ अ sequence of numbered steps. Each step describes one task to be performed. The instruction in a computer programs are written according to these steps। अब algorithms में अभी मैंने कहा कि जब हमने नेम और उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दी, एक ब्रीफ कमेंट, देन हमने जो स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं कि पहला स्टेप है कि सबसे पहले अगर हम जैसे सम कर रहे हैं तो हमने इनपुट में हमने दो वेरिएबल्स होंगे, हमने एक वेरिएबल में डाटा इनपुट लेना है। फिर हमने दूसरे स्टेप टू क्या होगा, दूसरे वेरिएबल में डाटा लेना है। स्टेप थ्री क्या होगा, उनको किसी ऑपरेशन के थ्रू, अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू ऐड करवाना है। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि अब हम मैंने अपनी कंसोल आउटपुट पे उसको प्रिंट करवाना है। तो यानी कि ये अब कि हमारे पास क्या बने, फोर स्टेप्स बने, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। तो स्टेप क्या होगा, वो सीक्वेंस होगा, और ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेप वन से स्टेप फोर पे जंप कर जाएं। यानी एक सीक्वेंस के थ्रू आपने उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है। देन हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन मौजूद हैं। अगर हमने चेक करना हो कि दो नंबर ग्रेटर हैं या लेसर है तो हम रिलेशनल यूज करेंगे। लॉजिकल भी है, अर्थमेटिक और रेगुलर कैलकुलेशंस। एंड देन हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट an expression and assign the calculated value to the variable। The assignment operator, the equal to sign, is used for this purpose। अब ये जो equal to sign का ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यानी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू साइन से कि जो राइट साइड पर वैल्यूज होंगी, जो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई होंगी, उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर को साइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने नीचे लाइन लिखी कि s इज इक्वल टू एन प्लस एम। अब n वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, m के अंदर वैल्यू है, ये दोनों ऐड होंगे और s वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम एल्गोरिदम का सबसे पहले क्या था, नाम देना। नाम देखें, लिया सम, इस एल्गोरिदम का नाम है सम। अब उसका जो ब्रीफ कमेंट है, राइट एन एल्गोरिदम टू गेट टू नंबर्स एंड टू कैलकुलेट देयर सम। अब यहाँ से मुझे उसकी पता चल गया कि इस एल्गोरिदम के अंदर होने क्या जा रहा है। अब हमारे पास स्टेप आ गया। स्टेप वन, इनपुट फर्स्ट नंबर इन वेरिएबल एन। स्टेप टू, इनपुट सेकंड नंबर इन एन। स्टेप थ्री के एड एन टू एम एंड स्टोर रिजल्ट इन एस। यानी कि एक एस वेरिएबल लेना है, उसके अंदर एन और एम का जो सम है वो स्टोर करवा देना है। आगे उसने एग्जाम्पल भी बना दी। फोर्थ स्टेप क्या है कि प्रिंट दैट वैल्यू एस। और फिफ्थ क्या है, एंड के हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और एल्गोरिदम जिसका नाम है एक्सचेंज वैल्यूज। अब एक्सचेंज वैल्यूज इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ इतना तो पता चल गया कि वैल्यूज एक्सचेंज होगी, कौन सी, किस टाइप की, क्या, ये कुछ नहीं पता। तो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सचेंज वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। अब कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो वो चाहे जैसे भी हैं, हमने उनकी आपस में वैल्यूज को स्वैप कर देना है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब स्टेप्स आगे कि मैं एक वेरिएबल ले लूंगा एन, उसके अंदर कोई वैल्यू साइन कर दूंगा। यहाँ तो उसने 10 कर दी, आप लिख सकते हैं गेट इनपुट वैल्यू एंड स्टोर इट एन, यानी कोई भी टाइप की हो।
फिर इस तरह m के अंदर भी मैंने स्टोर कर दी। अब तीसरा स्टेप क्या है, temp इज इक्वल टू n। अब मैंने एक और वेरिएबल लिया टेम्पररी के नेम से, उसके अंदर n की वैल्यू स्टोर करवाई। फोर्थ स्टेप, अब मैंने m वैल्यू जो मेरे सेकंड वेरिएबल था उसको n में स्टोर करवा दिया, और फिफ्थ स्टेप है जो टेम्प ओरिजिनल वैल्यू थी वो मैंने m में स्टोर करवा दी। तो आप ये देखें कि बेसिकली हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने टेम्पररी तौर पर n की वैल्यू होल्ड करवाई, और n में m भेजकर उस टेम्पररी को m में भेज दिया, तो हमारी ऑटोमेटिकली वैल्यूज क्या होगी, स्वैप हो गई। अब यानी इसके एल्गोरिदम के अंदर अगर मैं दो वेरिएबल दूंगा कोई भी x y, तो x और y की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। अगर उसमें 1 था उसमें 2, तो पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम को राइट करते हैं। अगर आपको पेपर में कभी कहा जाए कि इस ये मेरे पास इशू आया कि मुझे सारों का नेम प्रिंट करवाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, और कहा जाए कि इसका एल्गोरिदम बना दे, तो हम इस तरीके से करेंगे। हम कोडिंग नहीं करेंगे, फॉर लूप्स जैसे हमारे पास इंट मेन, इंट वेरिएबल, दिस एंड दैट वाले सिंटेक्स में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये तो, और एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। हम इस तरीके से इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज में उसको एक लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये हमारा एल्गोरिदम कहलाएगा। तो आज के हमारे चारों टॉपिक कवर हो गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब अपने जो डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे, जो प्री डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।